जैसा कि सेट 3 का साइंस सेट 3 की बात कर रहे हैं, साइंस सेट 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया, इसका लिंक मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। अभी सेट सेकंड की बात, मतलब सेट थर्ड में ही सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं और लगभग 26 नंबर क्वेश्चन से हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आज आपका पूरा सेट हो जाएगा। इससे पहले आप मैथ्स के भी सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। 2024 का सारा सेट मैंने डाल दिया है यहाँ पे, मैं उसका लिंक यहाँ पे भी डाल दे रहा हूँ, उसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा और धीरे धीरे मैं सारे सेट की वीडियो डालता रहूँगा। 2023 के भी पेपर अभी जल्दी ही डालूंगा, तो आप तैयारी अच्छे से करते रहें और रिवाइज करते रहें नोट्स बनाकर, खासतौर से साइंस में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो। और सारी चीज़ें हमारे समझ से सही चल रही होंगी। अगर कोई समस्या हो तो मैंने पहले ही बताया, मैं नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, आप नंबर रेफर कर लीजिए, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। अगर आप इस एरिया के आसपास के हैं जहां कोचिंग चलती है, फोकस पॉइंट डानगंज की बात कर रहा हूं, तो आप आकर सेंटर पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में भी इस तरीके से आपकी मैं मदद कर रहा हूं। चलते हैं आगे आपको सेट नंबर 2 के क्वेश्चंस करवाने के लिए। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमें कारण बताना है। हमें क्या करना है? कारण बताना है। यहाँ पे तुमसे दे रखा है कि एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका रंग नीला रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। देखो एक बात समझो कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो होता है नीला कलर का। किस कलर का होता है? ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। जब इसको जिंक के साथ हम डाल रहे हैं, जस्ते की छड़ को इसमें डाल रहे हैं, और तो हम देख पा रहे हैं कि नीला रंग धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? गायब हो जा रहा है। तो ये क्यों गायब हो जाता है? कॉपर सल्फेट को जब जस्ते के छड़ में डाला जाता है, जस्ते के छड़ को डाला जाता है, तो नीला रंग गायब हो जाता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हमारा कॉपर से कहाँ होता है? ऊपर होता है। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब आप बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है? पोटेशियम काशी नाथ कामाली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है? रासायनिक श्रेणी यही है हमारी। यहाँ पे अगर मैं देख पाऊँ जिंक जो है वो कॉपर से कहाँ है? ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ है, इसलिए क्या कर पा रहा है? ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव मतलब ये क्या कर लेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर के जो सल्फेट आयन है उसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने का मतलब उसके स्थान को क्या कर लेगा? बदल लेगा। तो यही कह रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक धातु कॉपर से ऊपर स्थित होती है, जिसके कारण हम बात कर लेंगे वो कॉपर के लवण विलयन को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है? विस्थापित, या इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको डिस्प्लेस कर सकती है। क्या कर लेती है? डिस्प्लेस। इस कारण से ये रिएक्शन रहा आपका। आप देख पा रहे हैं कॉपर सल्फेट। अब आप जानते हो कि कॉपर सल्फेट में कॉपर पे 2+ होता है, सल्फेट पे 2- होता है, और यहाँ जिंक पे कितना होता है? 2+। तो ये 2+ 2- के साथ मिल जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर हमारा अलग हो जाता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको क्या हो जाएगा? यहाँ 2 नंबर मिल जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। आयनिक यौगिक, देखिए कोई भी आयनिक यौगिक अगर हम बात कर लें, जैसे हम बात कर लें NaCl की बात कर लें, NaCl की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये Na+ और Cl- में विलयन में हमारा टूटेगा। अगर टूटेगा धनात्मक, तो धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी आयनिक यौगिक धनात्मक और ऋणात्मक आयनों से मिलकर बने होते हैं। इन आयनों के बीच हमारा कैसा होता है? विपरीत आवेश, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्लस और माइनस, जिसके कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल के कारण ये बल हमें क्या करता है? तोड़ने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इस कारण से इनके गलनांक भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज आपको बता रहा है। दूसरा, आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। इनके अंतर आयनिक बल में हमारे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तोड़ने के लिए हमें क्या होती है? ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो इस कारण से हमारे आयनिक यौगिकों के गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इसको सारा क्या कर लेंगे? जो मैंने यहाँ बताया है वही इंग्लिश में है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अगर मैं देखूं तीसरा नंबर क्वेश्चन जो इसका है, तीसरा तो नहीं है, इसमें हमारे समझ से 2 ही क्वेश्चन दिए थे, और ये दोनों क्वेश्चन हमारे लगभग अगर हम बात कर लें तो 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन थे, 4 नंबर के क्वेश्चन थे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया
क्या है, उसके दो उदाहरण लिखिए। देखिए, उदासीनीकरण अपक्रिया जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब क्षार और अम्ल रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इस क्रिया को ही हम बोलते हैं क्या, उदासीनीकरण अपक्रिया। इसके दो उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, जब भी NaOH की बात कर लें, KOH की बात कर लें, तो ये होता है प्रबल क्षार जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारा क्या होता है, HCl की बात कर लें, H2SO4 की बात कर लें, या HNO3 की बात कर लें, तो ये होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, सॉल्ट जिसको लवण बोल रहे हैं, और क्या, वाटर बन रहा है। ठीक इसी तरीके KOH HNO3 से रिएक्ट कर रहा है तो KNO3 और H2O बन रहा है। बेसिक बातें आपको समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ तो K+ और OH- ब्रेक हो रहा है, HNO3 में H+ और NO3- ब्रेक हो रहा है। तो K+ के साथ NO3 जुड़ रहा है, KNO3, OH- के साथ H+ मिल रहा है, वाटर। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ Na+ के साथ OH- ये हमारा ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ पे H+ और Cl-, Na+ के साथ Cl- NaCl और इधर H2O। तो इस तरीके से हमारा क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। ये हमारे क्या है, एग्जाम्पल है और दो उदाहरण है, जैसा कि मैंने यहाँ बता दिया आपको। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का था, ये क्वेश्चन अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये कितने नंबर का था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। आगे बात कर लें, नेक्स्ट इसका दूसरा नंबर पार्ट। दूसरा क्वेश्चन इसका कह रहा है, आपसे कह रहा है कि भर्जन को उदाहरण सहित बताइए। भर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो रोस्टिंग क्या है, हम जानते हैं, जब अयस्कों का हम सांद्रण कर देते हैं, सांद्रण करने का मतलब उनको इकट्ठा कर देते हैं, अयस्क वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं भर्जन, जिसको बोलते हैं रोस्टिंग। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, कुछ धातुओं को उनके सल्फाइड या कार्बोनेट से अयस्कों से हम बात करते हैं उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक ऑक्साइड में सल्फाइड के अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदल रहे हैं, या कार्बोनेट के अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदल रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया हम करते हैं तो वहां हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं। तो यहाँ पे जब हमारा ऑक्साइड में धातु का निष्कर्षण हमारा इजिली हो जाता है, इस कारण से पहले उसको किस में करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और उसका अपचयन करके फिर से हम क्या कर लेते हैं, उस तत्व को हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यही क्रिया हमारी कहलाती है भर्जन क्रिया। यहाँ पे अगर मैं देख पाऊं तो जिंक का सल्फाइड है, जिंक का सल्फाइड का मतलब जिंक पे 2+ है, और सल्फाइड हमारा जब भी बात करते हैं 2- होता है। और यहाँ कितना है, 3O2 है। कितना है, 3O2। ये नीचे की तरफ लिखा गया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे प्रिंटिंग हमारे समस्या है, ये नीचे की तरफ है। ठीक है ना। तो जिंक सल्फाइड में जब हम ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जिंक के ऑक्साइड बन रहा है। हम जानते हैं जिंक पे 2+ होता है, ऑक्साइड पे 2- होता है, तो ये जेडेनो बन रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे भी लेड के अगर मैं बात कर रहा हूँ, सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो लेड के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमारा क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक इसी तरीके जैसे मैंने सल्फाइड की बात किया, वैसे ही मैं कार्बोनेट के लिए बोलूंगा कि जब कार्बोनेट है, इसको जब मैं हीट कर रहा हूँ तो जेडेनो और CO2 बन रहा है। ये हमारे जो रिएक्शंस है, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, CO2 यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये हमारा क्या कर रहा है, सल्फाइड या कार्बोनेट के अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब मैं गर्म कर रहा हूं तो वो उसके ऑक्साइड में हमारा क्या, उस तत्व के ऑक्साइड में हमारा क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। फिर उसको अपचयित करके हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं क्या, भर्जन प्रक्रिया बोल रहे हैं, जो कि आपको समझ में आ रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा नंबर। इतनी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। इंग्लिश में भी मैंने डाल रखा है, तो आप इंग्लिश का शायद कंटेंट नहीं डाला है क्या यहाँ पे, तो समझ में तो आ ही रहा है आपको, बेसिक बातें हैं ये। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगर मैं बात कर लूं, COOH है, COOH यहाँ पे जुड़ा हुआ है। COOH जुड़ने का मतलब क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आप जानते हैं कि हमेशा हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ऐड करते हैं ओइक अम्ल। हमेशा सफिक्स के रूप में हम क्या ऐड करते हैं, ओइक अम्ल। सफिक्स का मतलब बाद में, प्रीफिक्स का मतलब पहले, जिसको बोलते हैं पूर्व लग्न और अनुलग्न। ये अनुलग्न की तरह काम कर रहा है। कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो जिधर से ग्रुप स्टार्ट होता है उधर से ही नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे 1 और ये 2 है तो बोलेंगे एथिन।
और क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल, क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा, एथनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एथनोइक अम्ल। अब यहाँ देखिए एक पे ही है, तो या तो एथेन 1 ओइक आप लिखिए या एथनोइक अम्ल लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, आईपीएससी नाम। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ ध्यान रखेंगे, एथनोइक एसिड इसको बोल देंगे, ठीक है ना, यही होगा हमारा। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूंगा, फिर यहाँ पे CHO ग्रुप चल रहा है, तो CHO ग्रुप का मतलब कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप चल रहा है। कौन सा ग्रुप चल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब एल्डिहाइड ग्रुप में हम क्या ऐड करते हैं, हम अल ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, अल, इंग्लिश में AL ऐड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है क्रियात्मक समूह, उधर से ही करेंगे 1 और 2, तो कितना हो गया, एथिन, क्या हो गया, एथिन, एथिन अल, एथेनल। तो या तो इसको लिखिए एथिन 1 अल, या हम बात कर लें इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं एथेनल। तो बात दोनों क्या है, एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आईपीएससी का नाम रहा ही, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपसे बोल रहा है मिसल पे लिखना है, किस पे लिखना है, मिसल पे। तो मिसल क्या है हमारा, देखिए अब ध्यान से, मिसल होता है साबुन के लिए। साबुन में हमारा जब हम संरचना बनाते हैं तो कुछ उसका पुच्छनुमा संरचना हमारी ऐसी होती है, ये हमारी, और इसके साथ हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक कण हमारा क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो हम इसी को बोल रहे हैं क्या, प्लस और माइनस की तरह ये बिहेव करते रहते हैं। साबुन के ऐसे अणु होते हैं जिनमें दोनों सिरों पे हमारे विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरा हमारा कहलाता है जलरागी, जिसको हम बोलते हैं क्या, जलरागी का मतलब जल के साथ वो अच्छे से रिएक्ट करता है। और जो जल से दूर चला जाता है, हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे, जिनको बोलते हैं जल विरागी। तो जलरागी जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है, साबुन जल के सतह पर उसके अणु हमारे अपने इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जो दूसरी तरफ होता है सभी जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं का एक विशेष व्यवस्था होती है, और ऐसी अणुओं का हमारा क्या कर लेता है, एक बड़ा गुच्छा बना लेता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक भाग में हमारा क्या होता है, स्थित होता है, जबकि आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। तो आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है, और हम बात कर लेंगे जल विरागी वाला कहाँ होता है, आंतरिक सतह पर होता है। तो इस संरचना को ही बोलते हैं मिसल। मिसल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में हमारा क्या होता है, सक्षम होता है। पहली मैल मिसल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है, और मिसल विलयन को हमारा क्या कर लेता है, कोलाइड में बने रहते हैं। आयन के विकर्षण के कारण वे विक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। और मैल का कण हम बात कर लेंगे, चिकनाई का कण होता है, साबुन के अणुओं से बना होता है, और मैल का कण हमारा क्या होता है, मिसल में फंस जाता है। तो इस कारण से वो आसानी से निकल जाता है पानी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये बातें हमारी हैं मिसल की, आप ध्यान रखिएगा। आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा आपको पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। ये इंग्लिश में हमारा बताया गया है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी वही चीज नोट कर सकते हैं अपना। आगे बात कर लें अगर हम, तो इसी का हम बात कर लेंगे, संक्षारण पे हमसे बोला है। संक्षारण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया वायुमंडल अभिक्रिया करने के बाद हम बात कर लेंगे किसी धातु की सतह पर अन्य यौगिकों का बनना, धीरे धीरे उसे नष्ट करने की क्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए लोहे में जो जंग लगता है तो धातु का संक्षारण होता है। इसके बचाने के कुछ उपाय हैं, या तो हम उसको पेंट कर लें, या तेल या ग्रीस लगा लें, या तो गैल्वेनीकरण कर दें। तो पेंट करने से क्या होता है, ये प्रचलित तरीका है जो घरों में आप करते भी हैं। आप देखते हैं अपने दरवाजे में, लोहे के दरवाजे में आप पेंट कर देते हैं, तो उससे जंग हमारा क्या लगता है, कम लगता है। इसी तरीके ग्रीस या तेल लगाकर जब हम बात कर लें, जैसे हम जानते हैं साइकिल का चैन होता है, साइकिल के चैन में भी आप क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं या तेल लगाते हैं, तो वहां से भी हम क्या कर लेते हैं, उसको झाड़ से क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। ठीक इसी तरीके गैल्वेनीकरण, आपने देखा होगा कि लोहे पर जस्ते की परत के चढ़ाने की प्रक्रिया ही हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण। निरंतर वायुमंडल से क्रिया करता रहता है, और लोहे से हमेशा क्या करता रहता है, सुरक्षा प्रदान करता रहता है, ऑक्सीजन से उसका सुरक्षा प्रदान करता है, लोहा सुरक्षित रहता है इस कारण से। इसी को हम बोलते हैं बलिदानी रक्षण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कभी आपसे बलिदानी रक्षण पूछ ले तो आप घबराना मत, गैल्वेनीकरण की ही बात कर रहा है, वहां पे पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
क्योंकि ये थ्योरेटिकल सेक्शन है बच्चा, देखो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाया तो नहीं जा सकता। हाँ, जो बातें हैं आपको एग्जाम में लिखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपको 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी हिसाब से आपको आंसर का जवाब देना पड़ता है। ये उसका इंग्लिश वर्जन है, आप जो बच्चे इंग्लिश के हैं उसको नोट कर लीजिए। इसको आगे बात कर लें अगर हम, कर रहा है योगात्मक अपक्रिया, उसी में टिप्पणी लिखने की बात कर रहा है। देखो योगात्मक अपक्रिया भी वैसे ही है, जैसे हम बात कर लें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जब संयोग होता है और उससे एक हमारा कोई यौगिक बना लेता है तो उसको बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हम बात कर लेंगे, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को है बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बूझा चूना में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो यही बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये भी हमारा योगात्मक अपक्रिया है, ये भी है। तो ये इस तरीके से आपको 2 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इस पे बस टिप्पणी लिखनी थी आपको, तो टिप्पणी आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, आसानी से लिख लेंगे। आगे चलते हैं हम। देखिए आपसे कह रहा है डिस्क्राइब करना है, पुनः यहाँ पे आपसे बोल रहा है पुनरुद्भवन और हम बात कर लें मुकुलन, दोनों को हमें क्या करना है, जिसको बोलते हैं रीजनरेशन और बर्डिंग, इन दोनों को ही हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें एक्सप्लेन करना है, सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पे मैंने प्लेनेरिया का बता रखा है, पुनरुद्भवन कैसे हुआ है, रीजनरेशन जिसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। रीजनरेशन में जब भी आप बात करते हो, नाम से ही क्लियर होगा, पुनर्जनन मतलब फिर से अपने भाग को उत्पन्न करने की क्षमता। पूर्ण रूपे विभेदित जीवों में अपने काई भाग से नए जीव के निर्माण करने की हमेशा क्या होती है, क्षमता होती है। अर्थात हम बात कर लेंगे कोई किसी जीव, हम बात कर लेंगे अनेक टुकड़े कर दिए जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नए का हमारा निर्माण कर लेता है। अगर उसके कई भाग कर दे रहे हैं तो उसका नए टुकड़े का कारण हमारा क्या हो जा रहा है, नए जीव का निर्माण हो जा रहा है, उसी को बोल रहे हैं पुनरुद्भवन। हाइड्रा या प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि टुकड़े में काट दिया जाए तो पुनः विकसित हो जाते हैं। आप फिगर बना देंगे, इसको लिख देंगे, आपका ये क्या हो जाएगा, पुनरुद्भवन जिसको बोल रहे हैं पुनर्जनन हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कि मुकुलन एक है, एक क्या है मुकुलन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बडिंग। तो यहाँ पे अगर आप बात कर लेंगे मुकुलन क्या है हमारा, मुकुलन वह प्रक्रिया है जहाँ हम बात कर लें बहुकोशिकीय जीवों में होने वाली हमारी क्या है, प्रक्रिया है। जनरली हम बात कर लें कि अंकुरजनक जीव पर पैदा होते हैं और विकसित होकर अलग हो जाते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि किनारे नए उभार जैसा हमारा संरचना बनता है बल्ज टाइप का, वो धीरे धीरे क्या होता है, अलग हो जाता है। अलग होने के बाद फिर नए जीव बना लेता है। इस कारण से ही उसको बोलते हैं क्या, मुकुलन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। इससे उल्ट खंडन प्रक्रिया बहुकोशिकीय जीवों के टुकड़े धीरे धीरे हमारे क्या होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं और आगे वह खुद को क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। जैसे जैसे विकसित होते जाएंगे ये अपने आप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और नया हमारा क्या बना लेगा, जीव बना लेगा या बना ले नया पौधा बना लेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मुकुलन। यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, इसका देख रहे हैं ईस्ट कोशिका है, ईस्ट कोशिका में धीरे धीरे विकसित होता है मुकुल, नवीन मिकुल हमारा बन जाता है, मुकुलों की श्रृंखला बन जाती है और इस कारण से नए जीव का भी क्या हो जाता है, उद्भव हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे हमसे बता रखा है मुकुलन के बारे में, आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इंग्लिश वाले सारी वर्जन का। आगे देखते हैं हम। आपसे कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करिए। देखिए इसको मैंने बताया यहाँ पे है, आप जानते हैं कि लिंग का निर्धारण हमारे गुणसूत्रों की वजह से होता है। तो हम जानते हैं 46 या हम बोल दें 23 जोड़ी हमारे क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो 23वां जोड़ा हमारा XX अगर समान गुणसूत्र वाला होता है तो वहां पे हम मादा हमारी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। परंतु नर का 23वां जोड़ा हमारा कैसा होता है, XY गुणसूत्र वाला होता है। तो वहां पे लिंग निर्धारण हमारा क्या हो जाता है, 23वें जोड़े का जो निर्धारण होता है गुणसूत्र का वही हमारा करता है। शुक्र जनन की क्रिया के बाद नर में शुक्राशय में हमारा XY शुक्राणु और मादा में XX अंडाणु उत्पन्न होते हैं।
और इसमें निषेचन के समय यक्ष गुणसूत्र अंडाणु के यक्ष गुणसूत्र से हमारा क्या कर लेता है, क्रिया करता है तो मादा बनाता है। और इसी तरीके अगर वो संतान हमारी कैसी है, यक्ष और वाई का है तो पुत्र पैदा होता है। फिगर अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे निर्धारण की प्रक्रिया आपसे पूछा था, तो आप एक तो ये इंग्लिश में बता देंगे अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो, और इसके बाद अगर हम बात कर लें, ये फिगर रहा आपका, ये फिगर रहा जहां पे आपको पिता और माता का बताया गया है। यहाँ से दोनों गुणसूत्र यक्स और वाई और यहाँ यक्स और एक्स सारे आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे। अगर 23वां गुणसूत्र हमारा यक्स एक्स बन रहा है तो ये हमारा क्या बनाता है, ये बनाएगा पुत्री को, ठीक है ना, ये किसको बनाएगा, पुत्री को। यहाँ पे अगर यक्स और वाई वाला अगर मिल रहा है तो ये पुत्र को बनाएगा। तो संभावनाएं 50% पुत्री की हैं और 50% किसकी हैं, पुत्र की हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आपसे बोल रहा है प्रकाशानुवर्तन या मैं बात कर लूँ गुरुत्वानुवर्तन, जिसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म और ग्रेविटोट्रॉपिज्म, ठीक है ना। तो इसके सुटेबल पिक्चर बनाने हैं, तो सुटेबल पिक्चर अभी आगे मिल जाएगा आपको। डिफिनीशन हम जानते हैं, प्रकाशानुवर्तन का सीधा सीधा मतलब क्या, पर्यावरणीय प्रेरक जैसे प्रकाश आदि पादप को बढ़ाने में हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। और जब पादप के बढ़ाते हैं तो उसी दिशा में हमारा क्या होता है, उनका ग्रोथ होता है। तो इनकी डायरेक्शनल या हम बात कर लें ट्रॉपिक गतियां हमारी कैसी होती हैं, सूट पादप का प्ररोह, सूट जिसको बोलते हैं, प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है। जड़ हमेशा क्या करता है, प्रकाश से दूर मुड़कर क्रिया करता है। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को ही बोल रहे हैं क्या, प्रकाशानुवर्तन, जिसको बोल रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इसका अगर मैं बात कर लूँ तो इसका फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सनलाइट से ये जब पौधा बड़ा हो रहा है तो इसका पेड़ उधर ही हमारा क्या हो रहा है, झुक जा रहा है, तो इसको बोल रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म। इसी तरीके अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो दूसरा है इसको बोल रहे हैं गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, जिसको बोल रहे हैं जियोट्रॉपिज्म। तो पर्यावरणीय प्रेरक जैसे गुरुत्व हमारे क्या होते हैं, पादप की वृद्धि में हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। यह दिशिक और अनुवर्तन गतियां हमारी क्या होती हैं की ओर, या हम बात कर लें उससे विपरीत भी हमारी हो सकती है। जैसे डाउनवर्ड ग्रोथ भी होता है, तो जड़ जो होता है, जड़ में ये कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ पौधों में कैसा होता है, ये आगे पॉजिटिव होता है। तो दो तरीके से होते हैं जियोट्रॉपिज्म। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ जब ग्रोथ हो रहा है तो पॉजिटिव हम बात कर लेंगे। यहाँ पे जब ऊपर की तरफ ग्रोथ होता है तो यहाँ पे हम देख लेंगे निगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। और जड़ का जब हमारा होता है नीचे की तरफ तो उसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो दोनों बातें आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आप हिंदी मीडियम वाले इसको जियोट्रॉपिज्म को बस लिख लेंगे। अनुवर्तन यहाँ पे जो आपको बता रखा है गुरुत्वानुवर्तन, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब हम जानते हैं कि मनुष्यों सहित जानवरों में एक जटिल जीवित प्रणाली होती है। तो जितने भी हमारे होते हैं ग्रंथियां, वो अलग अलग ग्रंथियों का अलग अलग काम होता है हमारा। अंतःस्रावी तंत्र हम बात कर लेंगे रासायनिक समन्वय के लिए हमारे जिम्मेदार होते हैं। अनैच्छिक शारीरिक गतिविधियां जो भी होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से होती हैं। और ये क्या करता है, हार्मोन को जारी करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका रहित ग्रंथियां भी हमारा कहा जाता है इनको। हार्मोन शरीर में वृद्धि करने में या विकास सहित हमारी गतिविधियों के लिए हमारा क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेनली अगर मैं बात कर लूं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथ और गोनाड, ये हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों के हमारे क्या है, पार्ट है। कभी कभी इसमें हमारा क्या होता है कि अंतःस्रावी के साथ साथ ये बाह्य स्रावी भी हम बोलते हैं। तो कुछ को बोलते हैं जो दोनों तरह का हमारा काम करते हैं। जैसे कुछ की बात कर लेते हैं, उसने चार को बोला एक्सप्लेन करने के लिए। हाइपोथैलेमस की अगर बात कर लें, यह ग्रंथि मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जिसमें न्यूरो सेक्रेटरी हमारी क्या होती है, कोशिकाएं, वे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी दोनों को हमारी क्या करती हैं, जोड़ती हैं। हाइपोथैलेमस विभिन्न रिलीजिंग हार्मोन, जैसे बात कर लें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या हम बात कर लें ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, स्रावित करता है।
है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करके अन्य ग्रंथियों को क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है। तो हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की, ये मस्तिष्क में ही होता है, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये मटर के आकार की ग्रंथि होती है, मस्तिष्क के निचले भाग में हमारी क्या होती है, स्थित होती है। शरीर में अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने और विनियमित करने का हमारा काम भी यही करती है, कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, मास्टर ग्रंथि भी हम कहते हैं। यह ग्रंथि हमारी क्या करती है, हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, LH, FSH आदि को हमारा क्या है, इसी से हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि की अगर बात कर लें, गर्दन के क्षेत्र में स्थित तितली के आकार की जो ये होता है, यहाँ पे बात करें लैरिंक्स की बात करें, तितली के आकार की ट्राई आयोडोथायोनिन या और बात कर लेंगे थायरोक्सिन नामक हार्मोन जारी करती है। और हार्मोन शरीर के चयापचय को भी नियंत्रित करता है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यहाँ आयोडीन थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए हमारा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और घेगा नामक बीमारी भी होती है इसकी कमी से। तो आप जानते हैं थायराइड बहुत, आज की डेट में तो थायराइड बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, कई लोगों को ये बीमारियां हैं। तो आगे अगर मैं बात कर ले रहा हूँ, लास्ट है इसका अधिवृक्क ग्रंथियां। तो अधिवृक्क ग्रंथियों में दो क्षेत्र होते हैं, एक तो प्रांतस्था होता है और यहाँ पे मध्यांश के नाम से हम जाना जाता है इसका। एड्रेनल ग्रंथि हमारा कॉर्टेक्स और कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन हम बात कर लेंगे, एंड्रोजन हार्मोन को हमारा क्या करता है, स्रावित करता है। जबकि मेडुला क्षेत्र हम बात कर लेंगे एड्रेनालाइन या बात कर लेंगे नॉर एड्रेनालाइन हार्मोन को क्या करता है, स्रावित करता है। आपको बेसिक बातें बस ध्यान रखेंगे कि अधिवृक्क ग्रंथियों में दो क्षेत्र होते हैं, अधिवृक्क, प्रांतस्था और मध्यांश के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पे एड्रेनल ग्रंथि हमारा जो होता है कॉर्टेक्स क्षेत्र का हमारा क्या होता है, पार्ट होता है। बेसिक बातें आप ध्यान रखेंगे, यही आपका क्या है, अधिवृक्क ग्रंथियां हैं। आगे कि पारितंत्र को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण दीजिए और उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ये बोल रहा है। तो आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक और जंतु होते हैं, ठीक है ना। इनमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के रूप में हम इसे क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। उत्पादक मतलब उत्पादक वे जीव होते हैं जो खाद्य पदार्थ का उत्पादन करते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत समस्त पौधे जितने होते हैं जो क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक होता है उससे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं। उपभोक्ता हम उनको बोलते हैं जो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ का उपभोग करते हैं, उनको बोलते हैं उपभोक्ता। सभी जंतु जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। उपभोक्ता भी हमारे तीन प्रकार के हो सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वभक्षी। शाकाहारी का मतलब जो केवल पौधे खाते हैं, और अगर हम बात कर लें मांसाहारी, तो मांसाहारी क्या होता है, जंतुओं का मांस खाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे ये बता रखा है, गाय, भैंस, बकरी ये सब हमारे शाकाहारी होते हैं। शेर, चीता क्या होते हैं, मांसाहारी। सर्वभक्षी में जो दोनों ही खाते हैं, मानव, कुत्ता, ये सब हमारे क्या होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। अब घटक के रूप में अगर हम बात कर ले, वे जीव, वे सूक्ष्म जीव हैं जिनमें हमारे क्या होता है, जिनके अंतर्गत जीवाणु या फंगस आते हैं। ये मृत पौधे और जंतु के शरीरों में हमारे क्या हो जाते हैं, अपघटन में हमारे सहायता करते हैं। सफाई के लिए बहुत आवश्यक होता है और इसी को हम बोलते हैं क्या, अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटक। बेसिक बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ये हमारा क्या रहा, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारी समझ से खत्म हो गया और ये आपका इंग्लिश में है सारा चीज जो अभी बताया हूँ, तो आप इसको नोट कर लेंगे। सेट 3 आपका खत समाप्त हो रहा है और तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, रिकवर भी कर रहे होंगे और यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, कराने का प्रयास करेंगे। आपको करना इतना है कि आपको इसका नोट्स बनाते हुए चलना है। बच्चा बार बार बोल रहा हूँ, साइंस का सेट का नोट्स बनाना है। अभी भी 2 महीने पेपर बाकी है आपके बोर्ड एग्जाम के, तो आप अच्छे से मन लगा के तैयारी करिए। जो भी समस्याएं रहे, मैं नंबर जो बता रहा हूँ उस नंबर पे नीचे यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो। मैथ्स या किसी सब्जेक्ट की ऐसी कोई दिक्कत आ रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ हमारी समस्याएं ज़्यादा है, हमको समझ में नहीं आता है, आप ऑफलाइन क्लासेस भी आ सकते हो सेंटर पे। मैंने पहले ही बताया आपका कोई कॉस्ट नहीं लगना है। इधर भी जितने भी डाउट क्लासेस या मैं बात करूंगा जो भी क्लासेस ले रहा हूँ, इसमें कोई भी क्लासेस का चार्ज नहीं है। टाइमिंग आपकी निर्धारित होगी, आपको बस उस समय पे आना है, अपने डाउट क्लियर कर लेने हैं। बस आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद। आगे